हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश लिटरेचर। चिल्ड्रन, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक में दी गई 5 इम्पॉर्टेंट पोम्स में से फर्स्ट पोम, जिनका नाम है माय मदर एट 66, जो कि लिखे गए हैं वेरी वर्सटाइल ऑथर कमला दास के द्वारा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। माय मदर एट 66। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ये जो पोम है, इनका 3 फेज क्या क्या है, जिसे हम समझ जाएं तो शायद इससे रिलेटेड हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहला बात, लाइफ एंड वर्क ऑफ द ऑथर। हाँ, लाइफ एंड वर्क ऑफ द ऑथर, ये पहला हमारा पॉइंट होगा। दूसरा होगा पोम के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पर ना, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पर। और तीसरा होगा इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली पार्ट हमारी जो है लाइफ एंड वर्क ऑफ द ऑथर कमला दास का है। आप सबको पता होना चाहिए कि माय मदर एट 66 जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा। क्लियर है? कमला दास जिनका 31 मार्च 1934 में हुआ था। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके छोटे छोटे सभी चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है कि 31 मार्च 1934 को इनका जन्म ध्यान रखिएगा कि ट्रीसर मालाबार जो कि केरला में है, वहां के एक वेरी रेप्यूटेड, बहुत ही रेप्यूटेड और वेल प्रॉस्पेरस फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जहां इनकी माँ यानी कि माता जी जो है, वो भी, इनकी माँ जो थी वो भी एक वेल नोन फेस थी। ध्यान रखिएगा, एक वेल नोन फेस थी लिटरेचर की। तो वेल नोन पोएट थी इनकी मदर भी। और इनके जो फादर हैं, इनके फादर एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे। साथ ही साथ वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। याद रखिए। क्लियर है? इनका जन्म 31 मार्च 1934 को ट्रिसायर मालाबार केरला में एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ एक वेल नोन पोएट थी, इनके फादर एक जर्नलिस्ट थे और एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। कमला दास का लाइफ शुरुआत होती है और इन्हें अच्छे 2 लैंग्वेजेस पर बहुत ज़्यादा कमांड था ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकर थी। और सबसे चूंकि बात थी केरला की, तो वहाँ हम लोग समझते हैं कि कितना महत्व होता है दूसरे लैंग्वेज का। साथ ही साथ उसे संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। और चूंकि संस्कृत और इंग्लिश ये दोनों ही भाषा में उन्होंने अपने लेखन को आगे बढ़ाया है, इसलिए संस्कृत में उनके द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी जो उनकी लेख है वो है रामचरित्र। हाँ, ध्यान रखिएगा, वैसे उसका नाम रामचरित्रन लिखा गया है और रामचरित्र भी उनका सबसे बड़ा लेख है संस्कृत लैंग्वेज में। इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारे पोम्स लिखे हैं। क्लियर है? उन्होंने डायरी राइटिंग करी है, उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं और वो ऐसे राइटिंग भी बहुत ज़्यादा की है। यानी आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य लक्ष्यों को लेखन कार्यशैली पर उतार दिया। चूंकि उनकी माँ एक बहुत बड़ी राइटर थी, एक वेल फेम थी वो केरला की, और उन्हीं के कदम चिन्ह पर उनकी बेटी कमला दास चलती हैं। कमला दास जिनकी शादी, ध्यान रखिएगा, कर दी जाती हैं। और शादी इनका किनके साथ होता है, आप उनका नाम याद रखिएगा, माधव दास। इनका हस्बैंड का नाम है माधव दास। और माधव से आपको पता होगा
कि इन्होंने जो इंग्लिश और संस्कृत में सबसे पहले लेखन स्टार्ट किया। और एक बात और याद रखिएगा, चूंकि ये जहाँ की थी वहाँ का इनका एक नाम दिया गया था माधवी कुटी, है ना, ध्यान रखिएगा। एक नाम था उनका माधवी कुटी और एक नाम क्या था उनका कमला दास। तो माधवी कुटी नाम उनको उनके हस्बैंड के नाम से टैगलाइन के तौर पर मिला था, क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम था माधव दास। तो माधव से वो खुद को क्या पहचान दी, माधवी कुटी, है ना। और उन्होंने ये जो पोएम आपके लिखे गए हैं, माई मदर एट 66, ये सबसे पहले उन्होंने लिखी। और मलयालम भाषा में उन्होंने उसे जो पेन नेम यूज की थी, वो उनका पेन नेम था माधवी कुटी ना। पेन नेम के तहत बहुत सारे लेखन उसने किया है, उसमें से कुछ पोम्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, कुछ एसेज हैं। डायरी उन्होंने हमेशा अपने ऑटोबायोग्राफी लिखने के तौर पर यूज किए हैं। ये उनकी लाइफस्टाइल की एक जर्नी थी। और अब तक वो जो है, आप ध्यान रखिएगा, आप जब पोम पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड वो यूज करती है, अम्मा। अम्मा जो एक कहीं ना कहीं आपको पता होगा, अम्मा और अम्मी एक इस्लामिक वर्ड है। और इसे एक सबसे अच्छी चीज ये आपको समझने में आएगी कि माधव दास से साथ में रहते हुए वो एक धर्म को अपनाती है जिसे हम लोग कहते हैं इस्लाम धर्म। और वो इस्लाम धर्म को अपना लेती है कब, 1999 में। 1999 में वो एक धर्म, अपने धर्म से परिवर्तन होकर दूसरे धर्म में चली जाती है, जो कि नाम उसको इस्लाम धर्म में जाती है। और इस्लाम धर्म में जाने के बाद उन्हें एक नया नाम मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, तब उनका नाम हो जाता है क्या, कमला सुरैया। क्लियर है, उनका नाम हो जाता है कमला सुरैया। और कमला सुरैया नाम उन्हें उनके जीवन में बहुत ख्याति देती है। हालांकि इस नाम को वो कभी भी बहुत जगह पर यूज नहीं करती है। और उनके जीवन का अंत, जो लाइफ हम लोग कहते हैं, उनकी डेथ जो है वो 31 मई 2009 को हो जाती है। यानी कि उनका जन्म जो है वो 31 मार्च 1934 को हुई और उनकी डेथ 31 मई 2009 को हो जाती है। तो ये है उनके लाइफ के बारे में। और इनकी लाइफ की समरी आपको पता होनी चाहिए। उससे दो बातें याद रहेगी कि कमला दास को पहले लिखी गई है अंडर द पेन नेम माधवी कुटी, मलयालम भाषा में, और फिर उसे जो है इंग्लिश वर्जन यानी इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, तब उनका नाम कमला दास था। चलिए अब हम लोग आते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे इसमें दी गई पोएम के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में। मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकूं, इससे पहले मैं इनका आपको संक्षिप्त विवरण बता देता हूँ। यह जो पोम है, ये जनरली कमला दास जो है अपनी एक जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा मानती है और उसको उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कमला दास जब छोटी होती थी, जब बचपन में अपने बचपन का समय होता था, तो किस प्रकार से अपनी माँ से जब अलग हो जाती थी, तो वो जो डर उनके अंदर आता था, उस डर को यहाँ पर दोबारा वो जी करके देखिए। जैसे फियर ऑफ सेपरेशन की बात करी जाए, ये कंप्लीट पोएम में कहीं ना कहीं फियर ऑफ सेपरेशन की बात की जाए। आपको हो सकता है ऐसा पूछा भी जा सकता है कि ये पोएम जो है वो किस चीज़ पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फियर ऑफ सेपरेशन की बात की गई है इसमें। फियर ऑफ सेपरेशन की बात की गई है, किनकी, कमला दास की ना, आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो जर्नी है, जो ये कंप्लीट हम लोग पोम पढ़ेंगे, इसमें एक छोटा सा शॉर्ट मोमेंट को दिखाया गया है। एक शॉर्ट मोमेंट है, वो क्या है कि कमला दास अपनी माँ के यहाँ जाती है। तो माँ का घर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मायका, एक तरह से आप समझ लीजिए, तो वो माँ के यहाँ गई हुई है। कब, आज से ठीक एक सप्ताह पहले। देखिए यहाँ पर कह रही है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, यानी कि अगर हम आज फ्राइडे मान ले ना, तो लास्ट फ्राइडे को वो अपनी माँ से मिलने गई थी। और उसके बाद जब वो वहां से निकल करके कोचिंग के लिए जब चली गई, कोचिंग एक जगह है, जब वो कोचिंग के लिए रवाना होती है, तो ये जो दौर होता है घर से कोचिंग के जाते हुए रास्ते में, जब ये सफ़र कर रही होती है, यहाँ पर जब उनकी ट्रैवलिंग्स होती है,
ना, ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच का समय को वो एक्सप्लेन की है कंप्लीट तौर पर इस पोम में से। क्लियर है? यहाँ उन्हें दोनों डर को अनुभव करती है। बचपन में भी जब वो माँ से बिछड़ जाती है, तब उसे जो दुःख होता है माँ से बिछड़ने का, और आज वो जब उनकी माँ 66 इयर्स की हो चुकी है, तब जो बिछड़ने का डर है, उन दोनों चीज़ को ये कंपेयर कर रही है, कोशिश कर रही है, समझ रही है और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग, ध्यान रखिएगा कि अपने माँ के घर से मायका से वो कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ। माँ के घर से वो कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पर एक वीक का पूरा समय को दर्शा रही है। एक वीक बिफोर की घटना है उनकी लाइफ की। क्लियर? आई शॉ माई मदर, तब वो जो है अपनी माँ के घर से कोचिंग जाते समय जब वो अपनी कार में सफर कर रही होती है, तो उस कार में उनके साथ उनकी माँ बैठी हुई है बगल में, और उनकी माँ जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? डोज। ध्यान रखिएगा, डोजिंग यूं तो वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शॉर्ट स्लीप करना। जब आप कभी कभी सो रहे होते हैं ना, जब आपकी बॉडी कंप्लीट रूप से रेस्ट की मुद्रा में चली जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डोज करना, यानी कि जम्हाई लेते हुए अपने आप को एक आराम मुद्रा में पाना, एक रिलैक्सिंग जोन में अपने आप को रखना खास करके। तो कह रही है कि मेरी माँ पर मेरी नज़र गई, जो कि मेरे से बगल में सीट में बैठी हुई थी और वो रिलैक्स कर रही थी अपनी लाइफ को। कैसे? शॉर्ट स्लीप ले रही थी, वो नींद में थी हल्की। उनका मुंह जो है वो खुला था, ओपन माउथ वो खुला था, आराम के दृष्टिकोण में पूरी रूप तरह से थी। उनका जो चेहरा था, हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा था वो कैसा था? बिल्कुल एसन के समान। तो एसन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, राख के जैसा ना, राख की तरह। जैसे हम लोग देखते हैं राख, तो राख के तरह बिल्कुल ही लाइफलेस फील हो रही थी वो। जैसे राख को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से कि लाइफलेस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का जान नहीं होती है। तो लाइफलेस दिख रही थी मेरी मदर। और वो किस प्रकार की लाइफलेस? दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ध्यान रखिएगा, उनकी जो माँ दिख रही थी वो उस निंद्रा वाले मूड में थी, और तब जो है उनकी माँ उस राख के समान दिख रही थी। जो किन का राख को? कॉर्प्स का, मतलब एक डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? मुर्दा शरीर ना, ध्यान रखिएगा। तो कह रही है कि मुर्दा शरीर के समान उनकी माँ दिख रही थी, कॉर्प्स के जैसे दिख रही थी। तब मुझे रियलाइज्ड हुआ, एंड रियलाइज विथ पेन, तब मुझे वो दर्द महसूस हुआ। पेन का मतलब होता है दर्द महसूस होना, दर्द एक एक प्रकार से। वो कह रही तब मुझे वो दर्द महसूस हुआ। कौन सी दर्द? किस प्रकार की दर्द? तो वो दर्द जैसे हम लोग अभी कहे ना कि उसमें दो लाइफ को वो देख रही थी। एक बचपन में जब हमारी माँ हमें छोड़कर कहीं चली जाती है, तब हमें डर होता है कि कहीं अगर मेरी माँ वापस नहीं आई तो। और एक अभी जिस यूथनेस में जब वो जो यूथ का लाइफ जो जी रही है, वहां पर उसे डर है कि कहीं अब मेरी माँ जिस उम्र में जी रही है, कहीं मेरी माँ मर ना, उनकी मृत्यु ना हो जाए और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। तो बचपन में भी उसे जो है वो एक खोने का भय था अपनी माँ को, और आज भी उन्हें खोने का भय है। तो ये दिखता है कंप्लीट रूप से। मैंने भी कहा क्या कि फियर ऑफ सेपरेशन की बात की गई थी, और यहाँ कहती है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ उसे संपूर्ण रूप से इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरी माँ जो कि अब 66 साल की हो चुकी है, और यह उनके शरीर में स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है। जिस प्रकार से उनका शरीर बयां कर रही है इतनी घटनाओं को, हमेशा हम लोगों को यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरी माँ का उम्र जो है वो किस प्रकार हो गया है? अबाउट टू डाई हो गया है, मृत्यु को करने वाला हो गया है, लगभग अंतिम चरण में है मेरी माँ का।
उम्र जो है 66 साल, और वो उसमें भय किस प्रकार का दिखाया जा रहा है? सेपरेशन का, अलग होने का एक विशेष प्रकार का उसमें डर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलते हैं अब इससे आगे वाले पार्ट में। ये है पोयम का सेकंड पार्ट, या फिर यूं कहें कि उसका अगला हिस्सा। कहती है, बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट young tree sprinting, the merry children spinning out of their homes. But after this security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile, smile and smile. यानी कि अभी तक वो जो महसूस की थी, वो ये समझ पाई थी कि मेरी माँ अब 66 साल की उम्र में है, उम्र की उस पड़ाव में है जहाँ हमसे कभी भी बिछड़ सकती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपनी माँ को छोड़कर जा रही हूँ कोचिंग, शायद मैं जब दोबारा आऊँ तो इनसे मिल पाऊँ या नहीं। वो इन सारी चीज़ों में कंप्लीट तरीके से टेंस्ड थी, सोच में डूबी हुई थी, मन में डर समाया हुआ था माँ से बिछड़ने का, माँ से खोने का, जो उसे एक बार बचपन में भी शायद महसूस हुआ था। लेकिन उन सारी चीज़ों को वो दरकिनार कर देती है और वो कहती है कि बट सून पुट दैट थॉट अवे, मैं तुरंत ही उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दिया, अलग कर दी, और एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, अभी वो कार से थोड़ी देर देखने लगती है। तो जैसे ही वो कार के बाहर देखना चाहती है, माँ से ध्यान हटाती है, बाहर तरफ देखती है, तो उसे क्या दिखता है कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट करना मतलब होता है तेजी से एक दूसरे के पीछे भागना, या फिर यूं कहें कि तेजी से भागना। आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस किए होंगे आप सभी लोग। जब आप बस में चलते हैं या कार में होते हैं या ट्रेन पर होते हैं, तो आपको क्या लगती है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, प्लान उसी से बैक दिशा में, उसी से वापस दिशा में वो दौड़ती हुई नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि टाइम कितना स्पीड भाग रहा है, और ये हम आगे की ओर जा रहे हैं और समय कहीं पीछे की ओर छूटता चला जाता है। हमें इस बात की एहसास भी नहीं होती है कि हाउ स्पीड टाइम पासेस। तो यहाँ देख रही है, वो कह रही है कि मेरा जब मैं छोटी थी, जब मैं कम उस एज में थी जहाँ मुझे माँ का कंप्लीट प्यार मिलता था, और आज जब वो एक यूथ लाइफ को जी रही है, तब ये दोनों के एज को वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही है और कह रही है कि पता ही नहीं चला कब समय कितना स्पीड गुजर गया। वहाँ ये भी कह रही है कि जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, और वो कितने इनर्जाइज हैं, कितनी एनर्जी है उसके अंदर। एक तरफ वो अपनी माँ को देख रही है, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ अपनी माँ को देख रही है जो कंप्लीट डेड बॉडी के समान पड़ी हुई है, एकदम नींद में पड़ी हुई है, और उनके चेहरे में झुर्रियाँ लटके हुए, ऐसे लग रहा है उनकी माँ डेड बॉडी के समान पड़ी। और वो दूसरी तरफ उसी के ठीक कंट्रास्ट में वो कहती है कि द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दूसरी तरफ वो क्या देख रही है, ध्यान रखिएगा, एज का एक और पड़ाव को देख रही है। वो एक तरफ देख रही है ओल्ड एज ऑफ हर मदर, जो किसको सिंबलाइज कर रहा है, डेथ को, और दूसरी तरफ वो क्या देख रही है, चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन को देख रही है। दूसरी तरफ वो मैरी चिल्ड्रन को देख रही है, जो कहीं ना कहीं क्या चीज को बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है कि एक उन बच्चों में कितनी एनर्जी है,
और एक मेरी माँ जो किसका सिंबल बन गई है, डेथ का सिंबल बन गई है। थका हुआ शरीर उनका दिख रहा है। ये दोनों को वो क्या करिए, कंपेयर करिए, कह रही क्या वो समय हुआ करता था जब मैं छोटी बच्ची थी और कितनी एनर्जी थी हमारे अंदर। अपनी माँ का बचपन को भी देखती, कभी ये भी इनके अंदर भी खूब सारी एनर्जी होंगे, लेकिन आज वो कैसी है, एकदम ओल्ड एज में पहुंच गई है और इस बात का उसे डर होता है। बट आफ्टर दिस सिक्योरिटी चेक, और यूं ही इन्हीं बातों बातों में वो कहाँ पहुंच गई, अपने एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां उन्हें सिक्योरिटी चेक के लिए जाना पड़ता है। गार्ड अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक करते हैं। तब थोड़ी दूर में, यानी स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, इस दूरी में लगभग यहाँ पर कमला दास खड़ी है और यहाँ उनकी मदर खड़ी है। ध्यान रखिएगा, इस डिस्टेंस में वो अपनी माँ की तरफ दोबारा मुड़ कर देखती है। थोड़ी दूरी पर अपनी माँ को दोबारा मुड़ कर देखती है तो उसे क्या मिलता है, आई लुक्ड अगेन एट हर। दोबारा मैं अपनी माँ की तरफ, तो मुझे क्या दिखा, वान। वान का मीनिंग होता है अ कलरलेस, फेडफुल। वान का मतलब होता है कलरलेस, फेडफुल, यानी कि उनकी माँ का चेहरा जब वो दोबारा देखी तो वो कैसी दिख रही थी, कलरलेस थी बिल्कुल। ऐसे मानो उनके चेहरे पर जो झुर्रियां थी वो स्पष्ट दिख रही थी। उनका जो ओल्ड एज था उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। पेल, पीलापन दिखा था, ठीक उस प्रकार का पीलापन जैसे विंटर सीजन में मून दिखता है। अगर मैं इसे अगर बताऊं तो ध्यान रखिएगा, विंटर सीजन में क्या होता है, जनरली हम लोग विंटर सीजन में मून को देख पाना संभव नहीं होता है। क्यों, कारण होता है कि वो बहुत ही फॉगी होते हैं और वो एकदम, चूंकि उनका जो ब्राइटनेस होता है, मून का, चंद्रमा का जो ब्राइटनेस होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ब्राइटनेस को हम फील नहीं कर सकते। उनका जो चार्म होता है, जो चंद्रमा का, मून का जो चार्म होता है वो बिल्कुल फेड नजर आता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उनकी माँ का जो चेहरा था पहले, जो फुल इनर्जाइज हुआ करती थी, आज वो कैसे दिख रही थी, पेल। किस प्रकार से पेल दिख रही थी, विंटर्स मून के समान, जो दिखाता है एज कितना समय गुजर गया। अब उनके माँ का वही चेहरा जो कभी फुल ऑफ एनर्जी था, जो कंप्लीट इनर्जाइज दिखता था, आज वो कैसे दिख रही है, wan एंड पेल दिख रही है। एंड फेल्ट दैट फैमिलियर एक, तब उसे एक फैमिलियर एक दर्द, जो जानी पहचानी तड़प है, उसे महसूस होती है। एक ऐसा दर्द उसे महसूस होता है जो बहुत ही उसे फैमिलियर है, जानी पहचानी दर्द है। कौन सी, बचपन की दर्द। बचपन में कोई घटना उसके साथ घटी होगी, जैसे हम कभी छोटे छोटे बच्चे थे या हुआ करते थे तो हमें हमारी माँ से अलग होने पर हम लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे। डर होता था इस बात का कहीं माँ हमसे अलग ना हो जाए। तो वही डर आज उसको पुनः वापस मिला कि मैं माँ को छोड़ करके तो जा रही हूँ, कहीं जब मैं वापस आऊँ तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। ये फियर उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। बट ऑल आई सेड, लेकिन वो कह रही है कि मैं उतने होने के बावजूद भी, मैं इतनी अपने आप में डर मेरे में शामिल हो गया था कि मैं कुछ कह पाई। बट ऑल आई सेड, मैं थोड़ी बहुत जो बोल पाई वो मेरे मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली, क्या, सी यू सुन अम्मा, मैं बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल आई डिड, और मैं कुछ जो कर पाई, एक लाइन कही, वो कही क्या, सी यू सुन अम्मा, और जो कही, वो जो कर पाई वो सिर्फ यही कर पाई, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। वो सिर्फ मुस्कुराई थोड़ी सी, और उसकी मुस्कुराहट को यहाँ पर 3 तरह से लिखा गया है। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल को 3 बार बताया गया है। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। इसका मीनिंग है, पहला का मतलब होता है कहीं ना कहीं रियलाइजेशन। दूसरा, ध्यान रखिएगा हम लोग,
एक हम लोग कहते हैं कि मेरी माँ जो थी वो इस बात को रियलाइज कर चुकी थी, सॉरी मैं जो थी इस बात को रियलाइज कर चुकी थी कि मेरी मदर जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट तरीके से बूढ़ी हो चुकी है। उसके मन में ये भय बैठ गया था। क्लियर है? और वो इस बात को अच्छे तरह से रियलाइज कर चुकी थी। एक हम लोग कहते हैं ना कि जब हम चीज़ों को रियलाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ओवरकम करने के लिए एक झूठा स्माइल करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उसे ओवरकम करने के लिए सॉरी ओवरकम करने के लिए एक फेक कॉन्डोलेंस शो कर रही थी वो। और उम्मीद लास्ट, इसको रियलाइजेशन और लास्ट क्या है, एक होप। पहले तो इस बात के रियलाइज कर चुकी थी यस कि हम जो है वो समझ चुके हैं कि शायद मेरी माँ अब उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां पर शायद उनकी डेथ अब उन्हें गले लगा दे। और दूसरा, मैं उसे ओवरकम करने के लिए एक झूठा स्माइल करती है, वो एक फेक स्माइल करती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस स्माइल इन द गिवन लाइन सिंबलाइजेस लाइक अ फेकनेस। तो आप क्या करेंगे, द सेकेंड स्माइल को आप मारेंगे। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग सेम है, बस खाली फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। आप सेकेंड स्माइल को चूज करेंगे। और थर्ड स्माइल जो है वो एक होप है कि शायद मैं जब जाऊं दोबारा आऊं तो मैं माँ से जरूर मिलूंगी। इस होप को थर्ड स्माइल दर्शाता है। ये है आपकी पूरी पोम और उनकी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप सबको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पार्ट थर्ड में चलते हैं, तीसरा पार्ट में चलते हैं। जो तीसरा पार्ट क्या था, फर्स्ट में था लाइफ एंड वर्क, सेकंड में था पोम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, और थर्ड में था इनके इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच एंड कुछ क्वेश्चंस। चलिए हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर। फिगर ऑफ स्पीच, मैंने आप सभी को बताया है कि फिगर ऑफ स्पीच का वर्क क्या होता है। इसे हर जगह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, खास करके इस पोम की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, आप जब पोम स्टार्ट करेंगे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर। देखिए माई मदर, एक वर्ड आपको दिख रहा है माई मदर। हम लोग यहाँ क्लोज रिलेशन ऑफ एम देख रहे हैं। इन द बिगिनिंग वर्ड हम लोग देख रहे हैं, आपको पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलिट्रेशन कहते हैं। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप मेरी अगली वीडियो देख लेंगे क्या है ये। अगर हम दूसरा देखना जाए इसी में, तो आगे चल करके हम लोग को देखने को मिलता है, beside me Doge open mouthed, her face ashen like that of a corpse. Her face ashen like that of a corpse. देखिए लोगों को कि जिस सेंटेंस में लाइक एज ना सो यूज किया जाए, जनरली हम लोग यूज करते हैं लाइक और एज जब दिखा जाए किसी सेंटेंसेस में, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो सिमिली है ना, सिमिली है। तो ये आपको सिमिली यहाँ को देखने को मिल रहा है। ठीक उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगली लाइन में, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज। देखिए यहाँ पर फिर से उसी तरह से मिल रहा है देखने को, एज ओल्ड एज दैट सी लुक्ड। तो मैंने अभी भी कहा कि लुक और एज जहां मिले, लाइक और एज जहां मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सिमिली है। ठीक इसके आगे बढ़ते हैं, कहीं और भी कुछ दिया हो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। हम लोग क्या पढ़े, ट्री क्या है, एक तरह से एक वुडन थिंग है, लाइफलेस थिंग है, और इसमें जब हम किसी ह्यूमन के एक्टिविटी को पाते हैं, मानव जाति के किसी एक्टिविटी को पाते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जब उसे एक पर्सन के एक्टिविटी के तौर पर पर्सोनिफाई किया जाए तो ट्री कैसा नजर आए, भागता हुआ। देखिए, इसलिए हम लोग इसमें क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। इसमें और आगे बढ़ते हैं, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग ना, ये मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग एज, देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे हम लोग ठीक उसी प्रकार से पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइक और एज का तो यूज नहीं किया गया है, बट ये काम कुछ उसी प्रकार से कर रही है, तुलनात्मक काम हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हम लोग एक लाइन पढ़े थे कि सर जब किसी को कंपेयर किया जाए तो उसे मेटाफर कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब 6 नंबर में हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, as a late winter's moon. यहाँ पर भी एज का यूज किया हुआ है, तो इसे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिमली है। ठीक हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि felt that familiar ache, my childhood's fear, and all I said, देखिए यहाँ लिखा है I said was see you soon, S again alliteration, alliteration का यूज किया गया है। और लास्ट लाइन में हम लोग को देखने को मिला है स्माइल एंड स्माइल ना, हम लोग इसे समझ जाएंगे कि 3 बार स्माइल का यूज किया हुआ है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। क्लियर है? तो ये हमें बताता है क्या, रेपिटेशन के बारे में। तो ये कंप्लीट फिगर ऑफ स्पीच है आपके इस पोम के। क्लियर हो गए? अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं मैं वो पीडीएफ में भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स के एक लॉन्ग सीरीज हो जाएंगे और वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये पोम पढ़ने के बाद इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लाइफ एंड वर्क और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको कभी भी परेशानी में नहीं डालेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।